Hello students, welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. This is Syed Haider Ali, your IP teacher. So लास्ट लेक्चर में हमने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट कर लिया था एंड टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ कंप्यूटर मेमोरी. तो आज का थोड़ा सा टॉपिक लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसे सुनते चले जाइएगा, क्योंकि एक बात में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर जो उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो सब एक दूसरे से ऐसे लिंक्ड हैं कि अगर आपने एक टॉपिक को नहीं समझा तो आगे वाला आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला कि क्या कह दिया मैंने. आप इसलिए ध्यान से सुनिएगा, और समझ में नहीं आए तो इस लेक्चर को 2 बार देख लीजिएगा, 2-3 बार, जितनी बार चाहें आप देखिएगा. आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी. ओके, एक कंप्यूटर सिस्टम, पहले तो मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो पढ़ देता हूँ आपके सामने. एक कंप्यूटर सिस्टम नीड मेमोरी टू स्टोर द डेटा. ओके, कंप्यूटर सिस्टम को मेमोरी चाहिए होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग, और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए. वेन एवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, वी यूजुअली टॉक अबाउट द मेन और प्राइमरी मेमोरी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. ओके, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अभी हम आगे पढ़ेंगे उनको कि यूजुअली जब भी हम कभी भी कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं तो नॉर्मली जो लोग मेमोरी की जब बात कर रहे होते हैं तो वो मेन मेमोरी की बात हो रही होती है या प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही होती है. बट द सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेज इज़ यूज टू स्टोर द डेटा, ओके, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट परमानेंटली एंड फॉर फ्यूचर यूज़. ओके, तो कंप्यूटर की एक मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले एक मैं आप लोगों के एक पिक्चर को क्लियर कर दूं कि मेमोरी है क्या. मेमोरी कुछ स्पेस है जिसमें हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, ये समझ लीजिए. ये एक समझ लीजिए आप, अगर मैं प्रैक्टिकली एक और एग्जांपल देके समझाऊं तो एक बुक शेल्फ है जो खाली है बिल्कुल, ठीक है, और उसमें हम अपनी फाइल्स जैसे बुक्स हैं वो एज ए फाइल ट्रीट कर लीजिए, और बुक शेल्फ को आप मेमोरी मान लीजिए, ठीक है, हमारी स्टोरेज डिवाइस मान लीजिए. ओके, तो हम अपनी बुक को अगर फाइल मान लें तो हम क्या करते हैं, फाइल्स को अपनी मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं. एक टाइम क्या आता है कि कंप्यूटर की मेमोरी या हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, ठीक है. तो ऐसा ही है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कंप्यूटर का वर्क होता है. ओके, नाउ आगे देखते हैं. यूनिट्स ऑफ मेमोरी, हर चीज़ की एक यूनिट होती है उसको मेज़र करने की. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कहते हैं कि उसे मेज़र करने की एक यूनिट होती है. यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है, जैसे अगर हमें डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हम कैसे करेंगे, किलोमीटर में या मीटर में. वेट को हम काय में करते हैं, ओके, वेट को हम काय में करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है. और लिक्विड का वेट हम कैसे करते हैं, किसी भी वाटर वगैरह का, लीटर्स में हम करते हैं. ओके, सो ये सारी यूनिट्स हैं. मेमोरी को हम मेज़र काय में करते हैं, मेमोरी को हम मेज़र करते हैं बिट्स में, बाइट्स में, किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स, MB, GB, KB, इन सब में. तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है वो कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है बिट. ओके, एक कंप्यूटर सिस्टम यूज़ बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा. कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं या वो कोई भी डेटा पे प्रोसेस करता है तो वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है डेटा. अगर हम कंप्यूटर में 1, 2, 3 के अलावा 4, 5 या कोई भी लेटर, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी कैरेक्टर इनपुट करा रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो वो जा रहा है वो किसी न किसी 0 या 1 की फॉर्म में जा रहा है, 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होके जा रहा है, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं. बाइनरी नंबर्स में जा रहा है. यही बाइनरी 0 और 1, ओके, बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी है. ओके, इन्हें बिट्स बोलते हैं हम, जो स्मॉलेस्ट यूनिट. अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी तो आंसर होगा बिट्स. ओके, यही बिट्स, जो बिट्स किसे बोलना है हम, 0 और 1 को, ठीक है, या तो 0 या 1, ये एक बिट है. बिट्स यानी 2 हो गई, ठीक है. फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स, और उसके बाद देख लीजिए कि 4 बिट वर्ड इज़ कॉल्ड निबल. जब ये 4 बिट मिलती हैं, मतलब 0, 1, जब 4 हो जाते हैं, टोटल 4 0 1 मिल जाते हैं. अब चाहे कितने 4 1 हो, 3 0 हो, 1 1 हो, कोई भी इनका कॉम्बिनेशन हो, जब ये टोटल 4 हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 1001 1010, ये जब 4 हो जाते हैं तो ये एक निबल बोलते हैं इसको, ठीक है. 4 बिट्स इज़ इक्वल टू 1 निबल. ओके, और उसके बाद अगर यही बिट्स 4 से ज़्यादा 8 हो जाएं, ओके, 8 बिट्स जब कलेक्ट हो जाएं एक जगह पे, ठीक है, तो ये 8 बिट्स मिल के बनाती हैं 1 बाइट. ओके, तो 8 बिट इज़ इक्वल टू 1 बाइट, 4 बिट इज़ इक्वल टू 1 निबल, और स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी की कौन सी है, बिट्स. ओके, अब बाइट्स
बाइट्स से आगे हम चलते हैं, तो बाइट्स कैसे यूज़ होते हैं, 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स मिलके बनाते हैं 1 KB, और फिर 1024 KB मिलके बनाते हैं 1 MB, ऐसे ही 1024 MB मिलके बनाते हैं 1 GB, गीगाबाइट्स, इनकी फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। 1024 GB मिलके बनाते हैं 1 TB, TB तक आप लोग अच्छे से जानते होंगे, और उसके बाद 1024 टेराबाइट्स मिलके बनाते हैं पेटाबाइट्स, और फिर एक्साबाइट्स, और फिर जेटाबाइट्स, और फिर योटाबाइट्स, और इसके आगे भी और हैं, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म नहीं है, इसके आगे भी और हैं। ओके, लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, बाइट्स और ग्रुप टुगेदर टू मेक बिगर चंक और यूनिट्स ऑफ मेमोरी। टेबल 1.1 में हमने शो कर लिया है क्या है। उसके बाद तो ये मैं यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसकी हेल्प से, अपने पेन की हेल्प से। ओके, कोई और कलर ले लेते हैं, ब्लू। ओके, सो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है वो कौन सी है, बिट। ओके, बिट्स है, ठीक। यही बिट्स जब 8 हो जाती हैं, टोटल 8 बिट्स, ओके, ये 8 बिट्स मिलके 8 बिट्स मिलके बनाती हैं 1 बाइट। ओके, 1 बाइट्स, 8 बिट्स मिलके क्या बनाती हैं, 1 बाइट्स। और फिर ये बाइट्स, जो बाइट्स होते हैं वो मिलके 1024 बाइट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, 1 KB, और फिर KB 1024 KB मिलके बनाते हैं 1 MB। इस तरीके से 1024 MB GB, और इसी तरीके से ये मेमोरी आगे चलती रहती है। ओके, तो इसका याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है बिट्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की, मेमोरी के टाइप्स की। तो सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। ओके, ह्यूमन बीइंग मेमोराइज्ड, यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने लिखा है, मैं रीड कर देता हूँ। ह्यूमन बीइंग मेमोराइज्ड एंड मैनी थिंग्स ओवर ए टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक डिसीजन और टेक सम एक्शन, हाउएवर वी कैन नॉट रिले ऑन आवर memory completely, so we make notes and store important data and information using the other mediums such as notebook, manual, journal, document, etc. For a long term storage, similarly computer have 2 types of memory named primary memory and secondary memory. अब primary memory कौन सी होती है और secondary memory कौन सी होती है वो हम पढ़ते हैं। primary memory में कौन कौन सी memories आती हैं, प्राइमरी मेमोरी में आपकी आती है रैम एंड रोम, ठीक है। फर्स्ट वन रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड वन इज रीड ओनली मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज एन essential components of a computer system. Program and data are loaded into the primary memory before processing. The CPU interact directly with the primary memory to perform read write operation. It is 2 types. First one random access memory RAM और second one is ROM. RAM volatile memory है और ROM नॉन वॉलेटाइल है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है रैम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या डिफरेंस है, वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है कि एक बार शट डाउन होने के बाद या स्विच ऑफ होने के बाद कंप्यूटर जब हम ओपन करेंगे तो वो उसके डेटा इरेज हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी डेटा नहीं होगा, वो फ्री हुई भी होगी, ठीक है। तो ये मेमोरी कौन सी होगी, ये रैम है। ये वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो एक बार शट डाउन होकर जब हम दोबारा से उसे ओपन कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं या रीबूट कर रहे हैं उसको, तो रैम खाली हो जाती है, उसके अंदर जो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, ओके, क्लियर हो जाता है। बट रैम में ऐसा नहीं होता, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, रोम में ऐसा नहीं होता, सॉरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है उसमें हमारा डेटा स्टोर्ड रहता है। ओके, तो कोई भी स्टोरेज डिवाइस सिवाय रैम के अलावा, ठीक है, कोई भी जो दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो नॉन वॉलेटाइल हैं, वॉलेटाइल कोई नहीं होती है। ओके, वॉलेटाइल कौन सी है, बस रैम है यहाँ पर। ओके, द कंप्यूटर इज रिटेन द डेटा बट एज सून एज द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट। यही बात अब मैंने आपको बता दी। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्परली वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। Whenever the computer is started or a software application launched, the required program and data loaded into RAM for processing. RAM is usually referred to as in main memory and it is faster than the secondary memory. Okay, और storage devices. अब यहाँ पे क्या बात कही गई है मैं उसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने अभी ये आपकी बुक ओपन कर रखी है, मान लीजिए ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर है या कोई भी एक सॉफ्टवेयर है। ओके,
जैसे ही मैंने माउस ले जाके इस पर क्लिक करा तो सबसे पहले क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर उठ के, ये हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ है, स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी में है, ओके, रखा हुआ है, हमें दिख रहा है। जब हम इसमें डबल क्लिक करा या ओपन करा तो ये चला जाता है हमारा रैम के अंदर, ओके। हमारे कंप्यूटर में एक रैम लगी होती है, उसके अंदर जाता है और वहीं पर ही ये बूट होता है, मतलब रन होगा। रन होने से पहले ये कंप्यूटर की रैम के अंदर जाएगा और रैम में ही रन होगा, ओके। ये सॉफ्टवेयर उठ के जाएगा रैम के अंदर और रैम के अंदर ये रन होगा। और जैसे ही जब मैं उस पर क्लोज़ कर दूंगा, जैसे ये क्लोज़ का आइकन यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं क्लोज़ कर देता हूँ तो वो वापस रैम से उठ के स्टोरेज मीडिया में वापस चला जाता है। तो जितनी देर सॉफ्टवेयर को रन होना होता है उसे रैम में रहना पड़ता है, ओके। तो हर टाइप का सॉफ्टवेयर, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जब भी वो रन होगा वो रैम में होगा, ओके। रैम कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ओके। अब इसका एग्जांपल आप सेकेंडरी स्टोरेज का और रैम का ऐसे समझ लीजिए कि रैम हमारी एक टेबल है, ओके, और सेकेंडरी स्टोरेज हमारा एक बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ पे से हमने बुक निकाली, टेबल पे रखी और उसे ओपन किया और उसकी रीडिंग शुरू कर दी, या उसमें से हमने पढ़ना शुरू करा, ओके। जब हमने पढ़ लिया, हमने वापस क्लोज़ करा और वापस उसे सेकेंडरी स्टोरेज जहाँ पे हमारा है वहाँ पे हमने शेल्फ में रख दी। मतलब शेल्फ में तो हम डेटा को सिर्फ स्टोर कर रहे हैं, और रन कहाँ हो रहा है डेटा हमारा, कि हम रीड कब कर पा रहे हैं उस बुक को, जब हम टेबल पे ला के रख रहे हैं और खोल रहे हैं, ठीक है। तो रैम हमारी एज ए टेबल ट्रीट हो रही है और जो बाकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो एज ए बुक शेल्फ हैं। उसमें सारी फाइल्स रखी हुई तो हैं, स्टोर्ड तो हैं, बट जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं एक फ़ाइल, एक बुक निकालता हूँ, टेबल पर रखता हूँ और रीड करना शुरू कर देता हूँ। सेम ऐसे ही क्या होता है, जब मैं किसी सॉफ्टवेयर पर 2 बार क्लिक करता हूँ या राइट क्लिक करके उसे ओपन करता हूँ तो वो सॉफ्टवेयर सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के रैम में जाता है और मेरी स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाता है। दैट इसका मतलब है कि वो रैम में रन हो गया, रैम में बूट हो गया। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी रन हो रहा होता है वो रैम के अंदर होता है, ओके। रैम के अंदर होता है, इससे मतलब ये है कि उसके अंदर उसका पार्ट उठ के जाते रहते हैं और रन होते रहते हैं। अब टेबल पे जब रैम भर जाती है, दैट्स वाई जब भी हमारा कंप्यूटर, जब हम ज़्यादा सॉफ्टवेयर ओपन कर लें और हमारे कंप्यूटर की रैम कम हो तो हम कंप्यूटर हैंग करने लगता है, ठीक है जी। तो ये था एक रैम का ओवरव्यू। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमने देख ली क्या होती है, रैम और रोम उसके अंदर आती हैं। रैम वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब भी अब आपको पता चल गया। उसके बाद एक मेमोरी आती है कैच मेमोरी। हम कैच मेमोरी को बाद को देखेंगे, पहले हम सेकेंडरी मेमोरी को देख लें। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड आइदर वॉलेटाइल, ओके, और रीड ओनली मेमोरी, ओके। दस ए कंप्यूटर सिस्टम नीड ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर द डेटा। रैम में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा है। जब हम उसे शट डाउन करते हैं हमारे पीसी को और ओपन करते हैं तो रैम क्लियर हुई भी होती है, उसमें कोई भी डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। परमानेंट स्टोर कहाँ हो रहा होता है, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में, ओके। अब सेकेंडरी स्टोरेज के द सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल, जो अभी मैंने ऊपर बता दिया, एंड हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ स्लोअर देन एंड चीपर देन द मेन मेमोरी, बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU, ओके। CPU इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है। कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू फर्स्ट ब्रो इनटू द मेन मेमोरी फॉर द CPU टू एक्सेस, ओके। जो अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी मूवी पे, किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले उठ के रैम में जाएगा और रैम में रन होगा, CPU वहाँ पे उसे रैम में प्रोसेस करवाएगा, ओके। सेकेंडरी मेमोरी में हम सिर्फ डेटा को अपने स्टोर करते हैं, सेफ रखते हैं, ओके। कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट ब्रो, अच्छा ये मैंने पढ़ दी लाइन, CPU। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। CD DVD, CD कॉम्पैक्ट डिस्क है और DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, ओके। मेमोरी कार्ड ETC, ये सारे 1.7 फिगर में शो करे गए हैं। हाउएवर दीज डेज देयर आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये SSD है, इसका यूज़ भी हम बताएंगे क्या होता है। ये हार्ड डिस्क से, HDD से बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करती है, विच सपोर्ट वेरी fast data transfer speed as compared to earlier HDDs, hard disk drive. Also, data transfer between computer have become easier and simpler due to the availability of small sized and portable flash pen drive. Okay, ये सारी हमारी secondary storage हो गई हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है डेटा कैप्चरिंग, बट हमारी अभी एक टॉपिक ऊपर रह गया है जो है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी कौन सी होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी का और सेकेंडरी मेमोरी का तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी को आप एक बुक शेल्फ समझ लीजिए और
प्राइमरी मेमोरी को आप क्या समझ लीजिए, एक टेबल समझ लीजिए कि बुक शेल्फ में से मैंने बुक निकाली और अपनी टेबल पर रखी और रीड करना शुरू कर दी। सारे सॉफ्टवेयर, सारी इमेजेस, सारे वीडियोस, सारी जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में है वो यही है। ऐसे ही होता है। उसमें क्या होता है कि वो सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के जाता है रैम में। रैम हमारी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी है रैम। रैम का एक और नाम भी है मेन मेमोरी। ओके, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में दूंगा एग्जाम्स में। ओके, सो कैच मेमोरी का अब क्या वर्क है? स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज हम समझ लिए कि वो एक बुक शेल्फ की तरह है, और जो दूसरा स्टोरेज है जो प्राइमरी मेमोरी है या जो रैम है वो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि वो टेबल की तरह है। अब रैम, ये कैच मेमोरी क्या है? रैम इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्टर एज कंप्यूटर प्रोसेसर। सो बिकॉज ऑफ रैम ए CPU may have to slow down. To speed up the operation of the CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and primary memory. मतलब प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में एक मेमोरी लगी हुई है जिसका नाम है कैच मेमोरी। ठीक है, ये एक छोटी सी मेमोरी लगी हुई है। इट स्टोर द कॉपीज़ ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन। ये क्या करती है कि उस डेटा की ये कॉपीज़ अपने अंदर स्टोर करती है ताकि उस डेटा को जल्दी से एक्सेस कर सके। रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम required to access data from primary memory. When the CPU need to access memory, it first examine the cache. In case the requirement is met, it is read from the cache. Otherwise, the primary memory is accessed. मतलब कि अगर कुछ चीज़ें हमने रन कर रखी हैं वो कैच में हमारे पहले से ही स्टोर हो गई हैं आगे, तो हमारा प्रोग्राम और फास्ट। जैसे हम क्या होता है, जब हम पहली बार किसी सॉफ्टवेयर को खोल रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम हम इसे ओपन कर रहे होते हैं तो वो टाइम लेता है। बट जब हम 2-3 बार उसे यूज़ कर चुके होते हैं और फिर खोलते हैं तो वो वक्त नहीं लेता उसमें खुलने में। क्या रीज़न है कि CPU की जो पास में एक मेमोरी है कैच, उसमें उसका एक लिंक या उसमें उसका एक्सेस उसे मिल गई है, वहाँ से वो डायरेक्ट उसे एक्सेस करता है रैम से इंटरेक्शन किए बगैर। बट रन तो रैम में ही होता है। अब कैच का एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर सेकेंडरी मेमोरी का हमने एग्जांपल लिया कि एक बुक शेल्फ है और प्राइमरी मेमोरी का हमने एक एग्जांपल लिया कि वो टेबल है, तो उसी टेबल में जिस पे मैं बैठ के बुक पढ़ रहा हूँ उसमें एक ड्रॉर भी है मेरे पास जो इसेंशियल फाइल्स है, जो इसेंशियल फीचर्स हैं, जैसे मेरे यूज़ की चीज़ें। फॉर एग्जांपल मुझे हाइलाइटर चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे ग्लू चाहिए, मुझे स्टेपलर चाहिए, वो मैंने अपने उस ड्रॉर में रखा हुआ है। CPU ने भी सेम यही काम किया है मदरबोर्ड पे कि वो अपने पास कैच मेमोरी एक बना के रखी हुई है जिसमें उसकी इसेंशियल फीचर्स, इसेंशियल फाइल्स उसमें रखी हुई हैं। वो क्या करता है कि वो फास्ट, क्यों उसने इतने करीब रखी हुई है? ताकि बहुत जल्दी से उसे एक्सेस कर ले। ओके, तो ये टॉपिक थोड़ा सा समझने का है। अगर आपकी समझ में नहीं आया आप फिर से सुनिएगा इसको बेटा। ओके, हम कैच मेमोरी को अलग एक मेमोरी ट्रीट करते हैं, बट जब भी मेमोरी के टाइप्स पूछे जाएंगे तो आप 2 ही टाइप बताएंगे। कैच मेमोरी अलग से बताएंगे, बट 2 टाइप्स की मेमोरी होती है मेनली, बेसिकली, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में ऑल स्टोरेज डिवाइसेस CD, DVD, हार्ड डिस्क आते हैं। तो ये कैच मेमोरी भी हमारी यहाँ पे हो गई। ओके, कैच मेमोरी भी एक टाइप की मेमोरी है जो मैंने बता दिया कि CPU और रैम के बीच में लगी हुई होती है। ओके जी, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। डेटा को कैप्चर कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे होता है और रिट्रीवल कैसे होता है। टू प्रोसेस द डेटा वी नीड द फर्स्ट इनपुट एंड कैप्चर द डेटा। हमें पहले इनपुट कराना होता है डेटा को और उसे कैप्चर करना होता है। दिस इज़ फॉलोड बाय इट्स स्टोरेज एंड इन ए फाइल और ए डेटाबेस so that it can be used in future. Okay, whenever the data is to be processed, it is first retrieved from the file database so that we can perform further action on it. Okay, data capturing क्या होती है? सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। मतलब किसी भी फाइल से, किसी भी जगह से डेटा को इनपुट करवाना कंप्यूटर में। ओके, कंप्यूटर में उसका इनपुट लेना, कंप्यूटर में वो डेटा इनपुट कराना, इसे हम डेटा कैप्चरिंग बोल सकते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन डिजिटल फॉर्म। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेटा में बी कैप्चर्ड यूजिंग कीबोर्ड, बार कोड रीडर और कोई और चीज़, किसी भी चीज़ के थ्रू हम डेटा को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मार्कशीट जब आप देखेंगे 10th में आप लोगों ने करा होगा, 10th का अगर आपकी मार्कशीट आएगी आप उस पर देखेंगे QR कोड होता है। आपने क्या करा, स्कैन करा उस QR कोड को, एक पूरा डेटा आपके पास आ गया, आपका नाम, रोल नंबर, आपके नंबर्स, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, या जितनी भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उस QR कोड में है या उस बार कोड में है। बार कोड अलग होता है, जैसे बार कोड स्कैन करते हैं तो हमारा डेटा कंप्यूटर में कैप्चर्ड हो जाता है। तो कंप्यूटर को डेटा कैप्चर करने की बहुत से वेज हैं, चाहे कीबोर्ड के थ्रू करें या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम करें। दूसरी चीज़ आती है हमारी डेटा स्टोरेज। ओके, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर।
नाउ डेज़ मतलब कि कुछ डेटा है जो हमने स्टोर करके कंप्यूटर में रख लिया है, बाद को अगर उसको कोई प्रोसेस करना है या बाद को उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसलिए। ओके, अच्छे रेट स्पीड में हमने उसे स्टोर करके रख लिया है। बस ये सिंपल सी है, इसे आपने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, रिट्रीवल क्या होता है? इट इन्वॉल्व फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस फॉर इट्स प्रोसेसिंग। मतलब कि प्रोसेसिंग के लिए जो हमने डेटा स्टोर करा था, जब हम उसे प्रोसेसिंग के लिए लेके जा रहे हैं तो इससे रिट्रीव करना कहते हैं। डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं हम, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम उस डेटा को, जब यूज़ करते हैं तो उसे रिट्रीव करते हैं। ओके, नाउ डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। डिलीट करना डेटा को और रिकवर करना। ओके, डेटा क्या होता है? डेटा तो आपको पता ही है क्या होता है, कोई भी चीज़, यानी रॉ फैक्ट्स। ओके, वो हमारा डेटा है कोई भी। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेड्स एसोसिएटेड विद द डिजिटल डेटा इज़ इट्स डिलीशन। डेटा हमारा कभी कभी हम डिलीट कर देते हैं, इंटेंशनली हमने कभी डिलीट कर दिया, कभी बाय मिस्टेक हमसे डिलीट हो गया, कभी करप्ट हो गया, कभी बाय मिस्टेक फॉर्मेट हो गया हमारा मेमोरी कार्ड या हमारा फ़ोन। ओके, या फिर हैक हो गया, या किसी ने इंटेंशनली हमारा डेटा किसी दूसरे ने ज़बरदस्ती डिलीट कर दिया। तो क्या होता है, हमें उस डेटा को चाहिए अगर हमें वापस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस डेटा को रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर करने के लिए वो क्या करता है कि हमें सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ रिक्यूवा लाइक, वो हमारे डेटा को रिकवर कर देते हैं। ओके, वापस उस डेटा को ले आते हैं जो डेटा डिलीट परमानेंटली नहीं हुआ है। ओके, आपका काफ़ी डेटा वापस आ जाता है कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, तो उसे हम रिकवरी बोलते हैं। जब डेटा डिलीट हो गया होता है और डिलीट डेटा को हम रिकवर करते हैं तो इसे रिकवरी बोलते हैं, और डेटा को डिलीट करने को डिलीशन बोलते हैं, उसे इरेज करने को। ओके, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कि जिनकी हेल्प से हम डेटा को अपने रिकवर कर सकते हैं। रिक्यूवा मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप लोगों के पास अगर कोई पुराना अपना मेमोरी कार्ड हो, आप कंप्यूटर में उसे लगाइए और रिक्यूवा की हेल्प से आप इससे रिकवर करिए उस मेमोरी कार्ड को, बैकअप लेके आइए उसका, तो आप देखेंगे कि आपने जन बहुत पुरानी फाइल जो उस मेमोरी कार्ड में होंगी, जो आपने डिलीट कर दी होंगी, वो आपको बैकअप उन सब फाइल का मिल जाएगा। तो ज़रा ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइम से कि क्या आप अपने मेमोरी कार्ड में रख रहे हैं किस टाइप का डेटा, क्योंकि रिकवर करना डेटा को कोई इतना हार्ड काम नहीं है। अगर ज़्यादा डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, क्योंकि रिक्यूवा हमारा सारा वो डेटा रिकवर नहीं करता है, और बहुत कम डेटा, वो तकरीबन हमारा 80% तक डेटा रिकवर कर देता है, या 70-60% हमारा डेटा रिकवर कर देता है। बट अगर हमें 100% रिकवरी चाहिए डेटा की, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने। ओके, फिर से रिकवर कर सकते हैं, तो डेटा आपका सारा वापस आ सकता है। ओके, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, और थोड़ा सा समझने के लिए एक क्लास में मैंने क्योंकि पढ़ा दिया है आप लोगों को, क्योंकि बार बार आप इधर उधर ना ढूंढना पड़े, इसीलिए मैंने एक क्लास में एक लेक्चर में पूरा टॉपिक करवा दिया है। तो आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स हैं इसमें जो क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, मैं एक और वीडियो बात को इस पे बना दूंगा। हालांकि ये टॉपिक आज आप लोगों का यहाँ पे फिनिश हो गया, मेमोरी और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। मेमोरी हमने पढ़ी सबसे पहले, मेमोरी के टाइप्स पढ़े, मेमोरी की यूनिट्स पढ़ी, उनके वर्क पढ़े, हर मेमोरी का वर्क पढ़ा क्या होता है। ओके, वो कहाँ वर्क करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये सब पढ़ा है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि हमें ये सब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, ये एक पाथ है जो अभी हमें कहीं लेके जा रहा है, जो हम नमपाई या पाइथन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। ओके, सो अगर ये चीज़ें, ये टॉपिक्स आपके समझ में नहीं आए हो, तो आप एक बार वीडियो को और देखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो रहा हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई भी क्वेरी हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे आप लोगों को एक्सप्लेन दोबारा से कर दूँगा। और नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर नहीं मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैंने ये वीडियो अपलोड करी है आपके चैनल पे, और अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप 1-2 दिन बाद चेक कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको 2 दिन बाद तो वीडियो अपलोड होने के ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि नोट्स अलग प्रिपेयर हो रहे हैं, और वीडियोस क्योंकि मैं स्कूल में आकर यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो मेरे पास नोट्स यहाँ पर अभी सारे काम बहुत भी है, इसलिए वो नहीं बन पाए हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, बट आप जितने भी नोट्स अब तक मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए। स्कूल्स
और ख़ास तौर पे स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स, आप लोगों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। आई एम योर आईपी टीचर, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर अच्छे से नहीं करेंगे 11th में तो 12th में क्योंकि और ज़्यादा वास्ट हो जाएगी, पाइथन आपकी समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ से अभी से ही करते चलिए ताकि अच्छे से, क्योंकि चॉइस सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जब आपने अपनी मर्ज़ी से इसे लिया है तो मजबूरी तो है नहीं इसे पढ़ना आप लोगों के लिए। आप लोगों ने अगर अपनी मर्ज़ी से लिया है तो आपको इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट है और पढ़िए। इंटरेस्ट है, पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन आए वो मुझसे आप लोग फ्री होकर ईज़िली पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए। ओके, सो यहीं फिनिश करते हैं इस टॉपिक को और इस लेक्चर को यहीं पर। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।